Hello and welcome on my YouTube channel Mohammad Zakaria, and today we will learn the fifth chapter of geography, that is secondary economic activities, and this is the second lecture on this chapter. So in this chapter we will discuss the फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि किसी भी एरिया में इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करने के लिए कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं उसकी लोकेशन पर इंडस्ट्री की। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये इट इज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट। सो किसी भी एरिया में अगर हमें इंडस्ट्री को शुरू करना है वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ों का होना ज़रूरी है, बेसिकली इसमें हमें ये जानना है। तो सबसे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, तो ये पॉइंट को समझने के लिए या जब एग्ज़ाम में आप आंसर लिखेंगे तो बेसिकली आपने खुद को इमेजिन करना है कि आपको एक इंडस्ट्रीज़ को ओपन करना है किसी एरिया में, और उस एरिया में आपको कौन कौन सी चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो आप ये आंसर को इजीली जो है राइट डाउन कर सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो किसी भी एरिया के अंदर इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए फिज़िकल फैक्टर्स का वहाँ पर होना ज़रूरी है। बहुत सारे जो फिज़िकल फेवरेबल फैक्टर्स है फिज़िकल वो होना चाहिए। देन इकोनॉमिक फैक्टर्स से, पॉलिटिकल फैक्टर है एंड अदर फैक्टर्स है। तो इन टोटल फैक्टर्स जो है, टोटल मेन फैक्टर है, ये 4 फैक्टर्स है जिनका वहाँ पर होना जो है इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें फिजिकल फैक्टर्स अगर हम देखें तो फिजिकल फैक्टर्स मीन्स जो नेचुरल थिंग्स है वहाँ पर बहुत सारे नेचुरल फिनोमिनास का होना ज़रूरी है जो इंडस्ट्रीज के लिए फेवरेबल हो। मीन्स फर्स्ट है क्लाइमेट, तो उस एरिया में जो है फेवरेबल क्लाइमेट होना चाहिए। देन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल होना चाहिए वहाँ पर। देन वाटर एंड पावर सप्लाई होना चाहिए। देन साइट और अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, ये सब नेचुरल फिनोमिनाज है, यानी कि वहाँ पर पहले से जो है वो नेचुरली वहाँ पर ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। देन इकोनॉमिक फैक्टर्स, तो ये फैक्टर्स जो है ये मैन मेड फैक्टर्स है, तो उसमें लेबर होना चाहिए। इंडस्ट्रीज़ में वर्क करने के लिए लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। देन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होना चाहिए उस एरिया में वेल डेवलप। प्रॉक्सिमिटी, तो मार्केट, वहाँ पर एक मार्केट एरिया होना चाहिए नज़दीकी। देन कैपिटल, तो अगर हमारे पास ये सारे फैक्टर्स है किसी एरिया में तो उसके लिए सबको यूटिलाइज करने के लिए फैक्टर्स को कैपिटल जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है एक, तभी जाकर हम ये तमाम फैक्टर्स जो है टोटल उसको यूटिलाइज कर सकते हैं कैपिटल के वजह से। देन पॉलिटिकल फैक्टर्स, तो पॉलिटिकल फैक्टर्स जो है गवर्नमेंट भी बहुत सारी पॉलिसीज जो है वो बनाती है जिससे इंडस्ट्रीज की लोकेशन जो है वो अफेक्ट होती है। सेटिंग अप ऑफ सेज, तो बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज को डेवलप करती है गवर्नमेंट, तो जिसकी वजह से भी किसी भी एरिया के अंदर जो इंडस्ट्री की लोकेशन है वो अफेक्ट करती है। देन अदर फैक्टर्स है जिसमें स्प्लिट लोकेशन है। देन इकोनॉमीज ऑफ स्केल और एग्लोमरेशन है। तो इसमें ये जितने भी पॉइंट्स है ये ट्री डायग्राम के थ्रू मैंने यहाँ पर बताया, लेकिन अब ये हम इन्हें डिटेल में देखेंगे क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्सप्लेन द फिजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन location of industry, explain the economic factors affecting the location of industries, then political factors affecting the location of industry। तो ऐसे कोई भी फैक्टर्स आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं शॉर्ट नोट्स के अंदर। देन आंसर इन डिटेल, ज्योग्राफिकल रीजन में भी इसके ऊपर से आ सकते हैं पॉइंट्स, तो इसे लर्न करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम डिटेल में देखेंगे ये फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो सबसे पहला फैक्टर है वो है फिजिकल फैक्टर्स। तो फिजिकल फैक्टर में क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, वाटर एंड पावर सप्लाई, देन साइट और अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। तो फर्स्ट पॉइंट क्लाइमेट।
harsh climate is not much suitable for establishment of industries। तो जिन एरिया के अंदर हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन मौजूद होती है तो ये अनफेवरेबल कंडीशन है एस्टेब्लिश करने के लिए इंडस्ट्री के लिए। देयर मे नॉट बी एनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन एक्सट्रीमली हॉट, ह्यूमिड, ड्राई और कोल्ड क्लाइमेट। तो जिन एरियाज के अंदर बहुत ज़्यादा हॉट, ह्यूमिड, ड्राई एंड कोल्ड क्लाइमेट पाया जाता है तो ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ये भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो है वो अनफेवरेबल होती है। ऐसे एरिया में इंडस्ट्रीज जो है वो कायम नहीं की जा सकती है, वहाँ पर उनका इस्टेब्लिशमेंट नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल द एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया और एक्सट्रीम नॉर्थ हैंडल्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज देयर। तो इंडिया के अंदर जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट इंडिया का, देन जो नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट है तो वहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा हार्श है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है सर्दी के मौसम में। तो इसलिए भी वहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही कम हुआ है। देन चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन में ऑल्सो अफेक्ट इंडस्ट्रीज। तो जिन एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं तो ऐसे एरिया में भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो कम होता है। फॉर एग्जांपल क्रॉनिक ड्रॉट्स, तो ऐसे एरिया जिनमें बहुत ज़्यादा ड्रॉट्स आते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है या बहुत ज़्यादा वहाँ पे फ्लड होती है हर बार, तो ऐसे एरिया में भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो बहुत कम होता है बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। In contrast to this, the moderate climate of western coastal areas is quite congenial to the development of industries। तो जो यहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशन होती है जिन एरिया के अंदर वहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल जो वेस्टर्न कोस्टल एरिया है इंडिया का वहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो फेवरेबल क्लाइमेट होने की वजह से बहुत ज़्यादा हुआ है। Earlier, when artificial threads and mechanization were not used for making textiles, cotton thread making required humid climate because thread breaks in dry climate। तो जब मशीनरी टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी, मशीनरीज का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता था और आर्टिफिशियल थ्रेड्स का यूज़ नहीं किया जाता था, तो उस टाइम पर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी जो कॉटन क्लॉथ बनाती थी वह उसके लिए जो है ह्यूमिड क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती थी। यानी कि जिन एरिया के अंदर ह्यूमिड क्लाइमेट पाया जाता था, हॉट एंड ह्यूमिड, तो ऐसे एरिया के अंदर ही कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होता था। क्यों ये ज़रूरी था हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट का होना? बिकॉज थ्रेड ब्रेक्स इन ड्राई क्लाइमेट। तो अगर उस एरिया का ड्राई क्लाइमेट होता था तो जो धागा होता है, जो थ्रेड होता है, वो बार बार जो है वो टूट जाता था। और जिन एरिया के अंदर ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन होती है तो उस एरिया में जो थ्रेड है वो टूटता नहीं है और एक अच्छा कपड़ा उससे तैयार होता है। तो इसलिए ह्यूमिड क्लाइमेट जिन एरिया में मौजूद होता था, ऐसे एरिया में अगर हम देखेंगे पास्ट के अंदर तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है। कॉन्सिक्वेंटली majority of cotton textile mills were concentrated in coastal parts of Maharashtra and Gujarat। तो जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का जो डेवलपमेंट हुआ है ज़्यादातर वो महाराष्ट्र और गुजरात के जो कोस्टल पार्ट है, क्योंकि ऐसे इलाकों में जो कोस्टल पार्ट का क्लाइमेट होता है वो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, तो इसलिए वहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है बिकॉज ऑफ favorable climatic condition for cotton textile industries। Artificial humidifiers are used in dry areas these days, but it increases the cost of production। तो अभी टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट होने के बाद तो ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है जिससे हम आर्टिफिशियल तरीके से ह्यूमिडिटी जो है वो तैयार कर सकते हैं किसी भी ड्राई एरिया के अंदर भी, और वहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को हम डेवलप कर सकते हैं, वहाँ पर उसे शुरू कर सकते हैं। पर इसकी वजह से टेक्नोलॉजी के यूज़ की वजह से
उसमें जो खर्च होगा टेक्नोलॉजी का यूज़ करने की वजह से, तो जो प्रोडक्शन का खर्च रहेगा, जो कॉस्ट रहेंगी प्रोडक्शन कॉस्ट, वो भी इंक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफायर यूज़ करने की वजह से। अगर हम नेचुरली यूज़ करेंगे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में, तो वहाँ पर हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है आर्टिफिशियल, वो ऑलरेडी नेचुरल तरीके से रेडी होगा कॉटन टेक्सटाइल, और जो प्राइस रहेंगी वो भी कम रहेंगी। लेकिन अगर हम ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो सकती है और उसकी कीमत जो है फिर ज़्यादा हो जाएंगी। देन नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। Raw materials used in industry mainly come from farms, mines, forest and fishery etc. तो इंडस्ट्री के अंदर जो रॉ मटेरियल यूज होता है, ज़्यादातर जो प्राइमरी एक्टिविटी का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वही सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर जो है एज ए रॉ मटेरियल यूज होता है। तो ये रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है इन इंडस्ट्री को, वो होता है फार्मिंग एरिया से, यानी कि एग्रीकल्चरल लैंड से मिलता है, देन माइन से मिलता है, वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल जो है वो यूज होती है इंडस्ट्रीज के अंदर, देन फॉरेस्ट एरिया से मिलता है रॉ मटेरियल, और फिशरी एक्टिविटी से भी रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्रीज को मिलता है। दस लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो जो लोकेशन होती है इंडस्ट्रीज की वो भी डिपेंड रहती है ऑन द नेचर ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि किस तरह का रॉ मटेरियल का नेचर है। कुछ रॉ मटेरियल जो है वो पेरिशेबल रहते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा लाइट वेट रहते हैं, कुछ ज़्यादा हैवी वेट रहते हैं। तो ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है रॉ मटेरियल की, उसका नेचर होता है। इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट ऑन पेरिशेबल, हैवी, बल्की एंड वेट लॉजिंग रॉ मटेरियल्स सच एज शुगर केन आर लोकेटेड नियर द रॉ मटेरियल एरियाज। तो ऐसा रॉ मटेरियल जो पेरिशेबल होता है, यानी कि जल्द खराब होने वाला रहता है, देन वेट में भी वो ज़्यादा रहता है, बल्कि रहता है एंड वेट लॉजिंग रहता है, यानी कि एक बार उसका हार्वेस्टिंग करने के बाद, शुगर केन की उसकी कटाई करने के बाद फार्म से, उसका वेट जो है जितना वक्त गुजरेगा उसका वेट धीरे धीरे लूज होते रहता है, यानी कि कम होता जाता है, जिससे जो शुगर है वो भी फिर कम मिलेंगे अगर हम उसे ज़्यादा देर बाद यूज़ करेंगे। तो इसलिए जो शुगर केन होते हैं फार्म, ऐसे एरिया के अंदर ही जो यहाँ पर शुगर केन का प्रोडक्शन होता है, उस एरिया में ही जो शुगर इंडस्ट्रीज रहती है वो डेवलप की जाती है, क्योंकि जो भी शुगर केन का प्रोडक्शन हो उसे जल्द से जल्द शुगर इंडस्ट्रीज में ट्रांसपोर्ट किया जा सके और जल्द से जल्द उससे शुगर तैयार की जा सके। इसलिए ऐसी इंडस्ट्रीज जो है वो शुगर केन प्रोडक्शन एरिया में ही डेवलप होती है। द जूट मिल्स, शुगर मिल्स आर मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड क्लोज टू द सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर दिस वेरी रीजन। तो ये रीजन की वजह से, यानी कि जल्द से जल्द उसे ट्रांसपोर्ट करके इंडस्ट्रीज में पहुंचाने की वजह से, ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पर जूट की प्रोडक्शन होती है, देन जो शुगर केन की प्रोडक्शन होती है, तो ज़्यादातर ऐसे इलाकों में इस तरह की इंडस्ट्री जो है वो कॉन्सेंट्रेट करती है जहाँ पर उसके रॉ मटेरियल का सोर्स पाया जाता हो। सिमिलरली इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग लोकल फ्रूट्स आर फाउंड नियर महाबलेश्वर एंड नागपुर। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जिनके अंदर फ्रूट का यूज़ किया जाता है एज ए रॉ मटेरियल, तो फ्रूट भी एक पेरिशेबल प्रोडक्ट है, जल्द खराब होने वाला ये प्रोडक्ट है, तो इसे भी जल्द से जल्द यूज़ करने के लिए इंडस्ट्री में एज ए रॉ मटेरियल, तो उस पर डिपेंडेंट जो इंडस्ट्रीज रहती है वो भी उनके प्रोडक्शन एरिया में जो है वो डेवलप की जाती है। फॉर एग्जांपल महाबलेश्वर एंड नागपुर में ऐसे फ्रूट बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप हुई है। पेरिशेबल फ्रूट नीड टू बी प्रोसेस सून, हेंस दे आर लोकेटेड नियर दे सिटीज। तो इन्हें जल्दी से जल्दी प्रोसेस करना पड़ता है, इसलिए ये जो फ्रूट पर डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज है वो भी उन सिटी एरियाज में ही लोकेटेड है। नंबर 3, वाटर एंड पावर सप्लाई। तो इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा वाटर एंड पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है।
Almost all the industries require plenty of water for various processes like cooling, melting, washing, etc. तो इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग उसमें वर्क के लिए, अलग अलग प्रोसेस के लिए, किसी भी चीज़ को ठंडा करने के लिए, किसी चीज़ को मेल्ट करने के लिए और वॉश करने के लिए, धोने के लिए बड़े तादाद में पानी की ज़रूरत होती है. Thus, such industries are located near the banks of rivers or near lakes. तो ऐसी इंडस्ट्री है जिनमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो वो ज़्यादातर जो है रिवर एरिया में यानी कि नदियों के किनारे और जहाँ पर लेक्स पाई जाती है उन एरियाज के अंदर जो है ये इंडस्ट्रीज ज़्यादातर डेवलप की जाती है. देन कोल, ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी आर indispensable energy resources in running any type of industries. तो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जो भी मशीनरीज वगैरह जो रहती है वो ज़्यादातर वो एक पावर सप्लाई की वजह से वो वर्क करती है, यानी कि उन्हें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है. तो ये इलेक्ट्रिसिटी उन्हें किससे मिलती है? एक तो कोल से मिलती है या ऑयल से मिलती है या नेचुरल गैस का भी यूज़ उसमें किया जाता है. तो ये सब एज ए पावर सप्लाई एनर्जी रिसोर्स की तरह जो है कोल, ऑयल का यूज किया जाता है. कोल इज ए हैवी एंड बल्कि, दस इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट ऑन कोल एज एनर्जी रिसोर्सेज आर लोकेटेड नियर द माइनिंग एरिया. तो ऐसी इंडस्ट्री है जिनमें एनर्जी रिसोर्सेज जो है वो कोल से उन्हें मिलता है. तो कोल जो है ये एक हैवी एंड बल्कि रॉ मटेरियल है और एक एनर्जी रिसोर्सेस है. तो ऐसी इंडस्ट्री जो कोल की एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ऐसी इंडस्ट्री जो है ज़्यादातर जहाँ पर कोल की माइनिंग होती है ऐसे एरिया में वो इंडस्ट्री जो है वो कायम की जाती है, उन्हें वहाँ पर शुरू किया जाता है. इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑयल कैन बी सप्लाई थ्रू वायर्स एंड पाइपलाइन इजीली ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. तो जो इलेक्ट्रिसिटी और जो ऑयल है इन्हें हम आसानी से वायर और पाइपलाइन के थ्रू जो है वो किसी भी एरिया में लॉन्ग डिस्टेंस पर हम उसे सप्लाई कर सकते हैं. हेंस इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट ऑन इट नॉट बी लोकेटेड नियर देयर सोर्स रीजन. तो ऐसी इंडस्ट्री जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है एज ए एनर्जी रिसोर्सेज एंड ऑयल का यूज़ किया जाता है एज ए एनर्जी रिसोर्सेज, तो उनके सोर्स एरिया में लोकेटेड होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा दूर के एरिया तक भी इलेक्ट्रिसिटी को वायर के थ्रू पहुंचा सकते हैं, ऑयल को भी पाइपलाइन के थ्रू जो है किसी भी लॉन्ग डिस्टेंस पर हम पहुंचा सकते हैं. तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को उनके सोर्स एरिया में लोकेटेड होना जो है वो ज़रूरी नहीं होता है. देन नंबर 4, site or availability of land. Site requirements of industrial development are of considerable significance. तो जो साइट होती है किसी भी एरिया की, जो लोकेशन होती है और जो लैंड होता है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर. तो इसमें लोकेशन शुड बी जनरली फ्लैट एंड वेल सर्व्ड बाय एडिक्वेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी. तो ऐसी साइट और ऐसी लोकेशन का सिलेक्शन किया जाता है इंडस्ट्री के लिए, वहाँ पे उसे शुरू करने के लिए, जहाँ पर फ्लैट सरफेस हो और वहाँ पर वेल सर्व एडुकेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो, यानी कि वहाँ पर वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वहाँ पर पहले से मौजूद हो. तो जो एरिया फ्लैट होगा तो ऐसे एरिया में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है वो ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि ऐसे एरिया में कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडवेज, रेलवेज जो रहता है बहुत इजी होता है बिकॉज ऑफ फ्लैट सरफेस. तो इन एरियाज के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा होता है. लार्ज एरियाज आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड फैक्ट्रीज. तो ये फैक्ट्रीज को बनाने के लिए एक बहुत ज़्यादा बड़े एरिया की ज़रूरत पड़ती है. अर्लियर इंडस्ट्रीज वेयर कॉन्सेंट्रेटेड नियर अर्बन एरियाज. तो पहले जो है जो इंडस्ट्री जो थी वो ज़्यादातर शहरी इलाकों में, अर्बन एरियाज के अंदर उनका कॉन्सेंट्रेशन होता था. बट
Now, because of non-availability of land and high prices, there is a tendency to set up industries in rural area. तो अभी जो है अर्बन एरियाज के अंदर ज़्यादातर जो है ज़मीन बची नहीं है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, यानी कि ज़्यादातर लैंड का यूज़ किया गया है फॉर द रेसिडेंशियल एरिया एंड इंडस्ट्रियल एरिया। तो अभी शहरी इलाकों में बहुत ज़्यादा ज़मीन हमें मिलती नहीं है आसानी से, और उनकी प्राइसेस भी जो है अर्बन एरिया के अंदर ज़मीन के बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो अभी रिसेंटली ज़्यादातर जो इंडस्ट्री है वो अभी रूरल एरिया में भी सेटअप की जा रही है, यानी कि जो देहाती इलाके, गांव वाले इलाके, ऐसे एरिया में भी अभी जो इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है। फॉर एग्जांपल, लोटे परशुराम इंडस्ट्रियल एरिया इन चिपलून एंड चाकन इन पुणे। तो जो पुणे के जो रूरल एरिया है चिपलून एंड चाकन, तो इन रूरल एरिया में भी इंडस्ट्रियल एरिया का डेवलपमेंट हुआ है जिसका नाम है लोटे परशुराम इंडस्ट्रियल एरिया। तो ऐसे बहुत ज़्यादा रूरल एरिया है जिनमें इंडस्ट्रियल रीजन का जो है वो अभी डेवलपमेंट हो रहा है बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। Second main point, that is economic factors. The economic factors are man-made factors. So this is first point is labor, second transportation, third proximity to market, and four capital. So let's see first point, that is labor. Different types of industries require different types of labor. यानी कि अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग तरह के लेबर की वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग इंडस्ट्रीज और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिक्वायर सेमी स्किल लेबर। तो जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, माइनिंग इंडस्ट्री है और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उसके अंदर एक सेमी स्किल जो लेबर होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। वेयर एज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ऑर्नामेंट मेकिंग इंडस्ट्रीज रिक्वायर्ड स्किल लेबर। तो जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, ऑर्नामेंट मेकिंग इंडस्ट्रीज है, या फिर जो टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज है, आईटी इंडस्ट्रीज वगैरह, तो ऐसे इंडस्ट्रीज के अंदर जो है स्किल लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है। इन स्पाइट ऑफ इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन, सम इंडस्ट्रीज स्टिल रिक्वायर ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स। तो अभी इंडस्ट्रीज के अंदर जो है मैकेनाइजेशन का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ज़्यादातर काम जो इंडस्ट्री के अंदर वो मशीनरीज के थ्रू ही होते हैं, लेकिन मशीनरीज का यूज़ बढ़ने के बावजूद भी ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जिनमें आज भी मजदूरों की यानी कि वर्कर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और वर्कर ही उसमें जो प्रोडक्शन काम है ज़्यादातर वो करते हैं। हेंस वी फाइंड दैट लेबर कॉलोनीज आर फाउंड नियर लार्ज इंडस्ट्रीज। तो जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं बड़े बड़े, तो उनके जो सराउंडिंग एरिया में बड़ी बड़ी हमें लेबर कॉलोनीज जो है वो दिखाई देती है बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कर। तो इन इंडस्ट्रियल एरिया को जो है लेबर कॉलोनी से वर्कर जो है वो प्रोवाइड हो जाते हैं। देन सेकंड पॉइंट इज ट्रांसपोर्टेशन। The cost of transportation and time required to carry goods is known as economic distance. तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है और जो टाइम रिक्वायर होता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसी भी गुड्स को, किसी भी चीज़ को, तो ये जो टाइमिंग है, डिस्टेंस है, तो उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक डिस्टेंस। यानी कि जितना टाइम रिक्वायर होगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए और जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा उतनी ज़्यादा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहेंगी वो बढ़ जाती है किसी भी प्रोडक्ट की। लो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज द की फैक्टर इन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो जब किसी भी एरिया इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का कम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो रहेगा वो कम रहेगा तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगा किसी भी गुड का तो वो भी कम होगा और वो कस्टमर को जो है वो कम प्राइस में मिलेगा। लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहेगा तो वो प्राइस जो है उसका इंक्रीज हो जाएगा और इसकी कस्टमर को भी बहुत ज़्यादा कीमत उसे चुकाना पड़ेगी।
cost of transportation sorry cost of transportation will be more for heavy, bulky, perishable raw materials and for longer distance. तो ऐसी गुड्स जो होती है ऐसे रॉ मटेरियल जो होते हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, बल्कि एंड पेरिशेबल होते हैं, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है. और जो लॉन्गर डिस्टेंस पे हमें उन्हें सप्लाई करना हो, उन्हें पहुंचाना हो, तब भी डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल. तो ट्रांसपोर्टेशन जो है कोल का, ये भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है क्योंकि ये एक हैवी एंड बल्कि रॉ मटेरियल है. तो इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट जो है वो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए. ऑन द अदर हैंड, lightweight and non-perishable items can be brought from far distance through cheaper transportation like waterways. तो ऐसे रॉ मटेरियल या ऐसी चीज़ें जो लाइट वेट होती है और नॉन पेरिशेबल रहती है, यानी कि जल्द ख़राब होने वाली नहीं रहती है, तो ऐसी चीज़ों को हम आसानी से ज़्यादा डिस्टेंस तक हम चीपर ट्रांसपोर्ट के तरीके से जो है वो पहुंचा सकते हैं किसी भी एरिया के अंदर. फॉर एग्जांपल वाटरवेज. सच इंडस्ट्रीज में बी लोकेटेड नियर द पोर्ट्स और रिवर. तो ऐसी इंडस्ट्रीज जिनमें लाइट वेट एंड नॉन पेरिशेबल आइटम्स जो है वो यूज़ होते हैं, तो ऐसी इंडस्ट्रीज ज़्यादातर जो है वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, जहाँ पर पोर्ट्स पाए जाते हैं या रिवर होती है, ऐसे इलाकों में इनका डेवलपमेंट होता है. फॉर एग्जांपल कॉटन टेक्सटाइल और पल्प वुड इंडस्ट्रीज. तो जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये लाइट वेट प्रोडक्ट है कॉटन का टेक्सटाइल एंड नॉन पेरिशेबल है, जो ख़राब भी नहीं होता है. तो इसलिए ज़्यादातर जहाँ पर पोर्ट्स पाए जाते हैं एंड रिवर पाए जाते हैं, ऐसे एरिया में इनका डेवलपमेंट होता है. नंबर 3, प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट. The entire process of manufacturing is futile until the finished goods reach the market. तो जो भी प्रोसेस हो मैन्युफैक्चरिंग का वो बिना मतलब होगा जब तक हम उस फाइनल प्रोडक्ट को मार्केट तक ना पहुंचाए. नियरनेस टू द मार्केट इज एसेंशियल फॉर क्विक डिस्पोजल ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स. तो किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया के करीब में ही मार्केट एरिया का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो भी फाइनल प्रोडक्ट इंडस्ट्री में तैयार हुआ हो उसे सेल करने के लिए एक मार्केट की ज़रूरत पड़ती है. इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड इनेबल्स द कंज्यूमर टू गेट थिंग्स एट चीपर रेट्स. तो नियरनेस टू द मार्केट इज़ वेरी इसेंशियल. जो जितना ज़्यादा मार्केट एरिया क्लोज रहेगा इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, तो जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट रहेंगी वो भी उतनी ज़्यादा रिड्यूस होंगी. उतने कम कीमत में जो है चीज़ें ट्रांसपोर्ट होकर वो मार्केट तक पहुंचेंगी. और कम कीमत में अगर ट्रांसपोर्टेशन होगा तो उसकी प्राइस भी जो रहेंगी वो कम कीमत में ही कस्टमर को मिलेगा वो चीज़. रेडी मार्केट इज़ मोस्ट इसेंशियल फॉर पेरिशेबल एंड हैवी कमोडिटीज़. तो जिन एरिया के अंदर पहले से मार्केट मौजूद रहता है, तो ऐसे एरिया के अंदर जो पेरिशेबल एंड हैवी कमोडिटीज़ रहते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहता है, क्योंकि इन्हें आसानी से फिर जल्दी से जल्दी ट्रांसपोर्ट करके मार्केट तक पहुंचाया जाता है और उसे कस्टमर तक पहुंचाया जाता है मार्केट से. समटाइम्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स बिकम बल्की एंड डेलिकेट. तो कभी कभी जो है कुछ प्रोडक्ट्स जो ऐसे रहते हैं जिनका रॉ मटेरियल जो रहता है वो लाइट वेट रहता है, बट उनसे जो प्रोडक्ट तैयार होता है फाइनल प्रोडक्ट वो बहुत ज़्यादा हैवी एंड बल्की होता है. और बहुत ज़्यादा कोई प्रोडक्ट जो है वो डेलिकेट रहता है, यानी कि बहुत ज़्यादा नाजुक होता है. तो ऐसे प्रोडक्ट को जो है मार्केट एरिया में ही जो ऐसी इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट तैयार करती है उन्हें मार्केट एरिया में ही जो है वो डेवलप किया जाता है. फॉर सच फाइनल प्रोडक्ट industries are located towards market. For example, cake as a final product is heavier than
रॉ मटेरियल। तो केक जो है ये फाइनल प्रोडक्ट है बेकरी का, और ये उसमें जो यूज होने वाला रॉ मटेरियल है उससे ज़्यादा हैवी होता है। That is why such industries are located near market, for example city। तो ऐसी इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल बेकरी, तो उन्हें जिनका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा हैवी होता है उन्हें मार्केट एरिया के क्लोज में यानी कि सिटी एरिया के अंदर ही डेवलप किया जाता है। देन नंबर 4, कैपिटल। Capital or huge investment is needed for the establishment of industries। तो किसी भी हमें इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए हमें कैपिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा हमें उसमें कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल लैंड परचेस करने के लिए, देन वर्कर की वेजेस देने के लिए, उनकी सैलरी के लिए, मशीनरी परचेस करने के लिए, देन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लिए। तो अलग अलग कामों के लिए जो है बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है फॉर द डेवलपमेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन दोज एरियाज वेयर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फैसिलिटी आर इजीली अवेलेबल। तो इंडस्ट्री ऐसे एरिया में डेवलप होती है जहाँ पर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फैसिलिटी जो है वो इजीली अवेलेबल हो। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, कैपिटल इज अट्रैक्टेड टू दोज एरियाज वेयर इंडस्ट्रीज आर लोकलाइज, विच इन टर्न अट्रैक्ट मोर इंडस्ट्रीज। तो जो फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ है या फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, बैंकिंग है, वो भी ऐसे एरिया में डेवलप होती है जहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही एक इंडस्ट्रीज मौजूद हो, और वो दूसरे इंडस्ट्रियल एरिया को भी वहाँ पर फिर अट्रैक्ट करने का काम करते हैं क्योंकि वहाँ पर कैपिटल बैंकिंग फैसिलिटी मौजूद होती है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड दिल्ली बीइंग द सेंटर ऑफ इंडस्ट्रीज हैव बेटर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फैसिलिटीज देन अदर सिटी। तो जो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली ये जो है ये एक इंडस्ट्रियल सेंटर है इंडिया के, और यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा बैंकिंग फाइनेंशियल फैसिलिटी जो है वो अदर एरिया के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा मौजूद है इन सिटीज़ के अंदर। नाउ विद एन एक्सपेंशन ऑफ बेटर बैंकिंग फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज, इंडस्ट्रीज कैन ऑल्सो बी लोकेटेड देयर। तो अभी रूरल एरिया के अंदर भी जो बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग फैसिलिटी है, वो भी इंक्रीज हुआ है। तो रिसेंटली अभी रूरल एरिया में भी जो है बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, इंडस्ट्री रूरल एरिया में भी अभी इस्टेब्लिश की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिटिकल फैक्टर्स। सो पॉइंट नंबर 1, गवर्नमेंट पॉलिसी, and second is the setting of says। So point number 1, government policies. The government may give boost to industries producing certain goods by giving several industries। तो गवर्नमेंट जो है कुछ पॉलिसी ऐसी बनाती है जिसमें वो इंडस्ट्रीज जो प्रोडक्शन होता है उसे बूस्ट करने की कोशिश करती है, यानी कि बहुत ज़्यादा उन्हें को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है इसके लिए। गुड्स बाय गिविंग सेवरल इंसेंटिव, उन्हें बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स देती है। इट में प्रोवाइड फाइनेंस, लैंड, वाटर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज एट सब्सिडाइज्ड रेट्स। तो गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए वो फाइनेंस प्रोवाइड करती है, लैंड प्रोवाइड करती है, वाटर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करती है, बहुत ही कम कीमत के अंदर ये प्रोवाइड करती है ताकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके उस एरिया के अंदर। इट में प्रोमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन विथ ए व्यू ऑफ डेवलपिंग दिस रीजन। तो गवर्नमेंट ऐसे एरिया के अंदर ये सारी फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करती है जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया होते हैं, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हुए इलाके होते हैं जहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं होती है। तो गवर्नमेंट कहती है कि जो इंडस्ट्रियल होती है, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उन्हें ये कहती है कि आप इन बैकवर्ड एरिया में जो है वो इंडस्ट्री
इंडस्ट्रीज को डेवलप करो, उसके बदले में हम आपको जो है ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे बहुत ही कम रेट के अंदर। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो है उस एरिया में वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए इलाके रहते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन होते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड टैक्स कंसेशन, मार्केटिंग कंसल्टेंसी, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट फैसिलिटी टू इंडस्ट्रियलिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर्स हु एस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज इन सच रीजन। तो गवर्नमेंट जो है ऐसे इंटरप्रेन्योरिस्ट रहते हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं, उन्हें गवर्नमेंट कम टैक्स लगाती है, मार्केट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फैसिलिटी वहाँ पर उन्हें प्रोवाइड करती है, ताकि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन हो उनका डेवलपमेंट हो सके। फॉर एग्जाम्पल, द डी एंड बियॉन्ड कैटेगरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। तो महाराष्ट्र में अलग अलग जोन बनाए गए हैं, अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई इंडस्ट्री की, जिन्हें अल्फ़ाबेट से कहा जाता है ए बी सी डी ई, इस तरह के अलग अलग कैटेगरीज है, अलग अलग जोन है। तो इसमें जो ए बी सी जो कैटेगरीज है वो बहुत ज़्यादा डेवलप इंडस्ट्रियल एरियाज है, और जो डी एरिया है और डी से बियॉन्ड यानी कि डी से आगे के जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया है। तो गवर्नमेंट जो चाहती है कि जो डी एरिया, जो डी जोन है कैटेगरी का, अगर आप वहाँ पर इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे, वहाँ पर इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करेंगे, तो वहाँ पर टैक्स में कंसेशन दिया जाएगा, मार्केट वहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएंगी, देन वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही कम प्राइस में जो इंडस्ट्री को प्रोवाइड की जाती है। लेकिन आपको उसके लिए डी कैटेगरी या डी से आगे की जो कैटेगरीज है, फॉर एग्जांपल ई एफ और भी उसके आगे के जो जोन है कैटेगरी के, वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपको करना होगा। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट में ऑल्सो डिस्करेज लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन ए पर्टिकुलर एरिया। तो कभी कभी जो गवर्नमेंट जो है वो इंडस्ट्रियल लोकेशन को डिस्करेज करते हैं, यानी कि वहाँ पर आप इंडस्ट्रीज को डेवलप नहीं कर सकते। कुछ ऐसे इलाके होते हैं, कुछ ऐसे रीजन होते हैं जहाँ पर आप इंडस्ट्रीज को जो है वो डेवलप या इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। गवर्नमेंट वहाँ पर बैन लगाती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इन ए पर्टिकुलर एरियाज लाइक कोस्टल जोन और इकोनॉमिक इको सेंसिटिव जोन। तो जो कोस्टल एरिया रहते हैं और जो इको सेंसिटिव जोन रहते हैं या बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया रहते हैं जिनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो ऐसे एरिया में गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को डिस्करेज करते हैं, वहाँ पर आपको परमिशन नहीं देते हैं कि आप उन एरिया में जो है इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करें। और उसका दूसरा रीज़न ये भी होता है, और कुछ एरियाज के अंदर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने की वजह से भी गवर्नमेंट जो है वो दूसरे एरिया में जो इंडस्ट्री को शिफ्ट करती है, यानी कि एक एरिया से उन्हें दूसरे सिटी के अंदर जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो वहाँ पर उन्हें शिफ्ट कर देती है। फॉर एग्जांपल मुंबई, पुणे, नासिक, ठाणे जो है यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ की बहुत सारी इंडस्ट्रीज को जो है गवर्नमेंट जो है वो किसी दूसरे एरिया के अंदर जो है वो शिफ्ट कर देती है जहाँ पर उनका डेवलपमेंट ना हो इंडस्ट्रियल एरियाज का। तो जैसे फॉर एग्जांपल विदर्भ एरिया के अंदर उन्हें शिफ्ट किया जाता है ताकि एक बैलेंस तैयार हो, इकोनॉमिक बैलेंस वहाँ पर मौजूद हो हर एरिया के अंदर। नंबर 2, सेटिंग अप ऑफ सेज। सेज मीन्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो सेज का फुल फॉर्म है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। मेनी गवर्नमेंट्स सपोर्ट इस्टेब्लिशिंग सच जोन्स फॉर और रीजन। तो बहुत सारी गवर्नमेंट जो है सपोर्ट करती है इस तरह के जोन को डेवलप करने के लिए, जोन को इस्टेब्लिश करने के लिए, विच आर स्पेशली डेवलप फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जो खास तौर से जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का वर्क करते हैं उसके लिए उसे स्पेशली डेवलप किया जाता है इस तरह के जोन को। इन इंडिया दे आर कॉल्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। दे आर स्पेशली
earmarked geographical zone which can be developed by private sector or public sector or in a public private partnership model। तो ये एक एरिया होता है और जिसकी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एक बाउंड्री होती है, एक ज्योग्राफिकल जोन की तरह उन्हें बनाया जाता है विच कैन बी डेवलप बाय प्राइवेट सेक्टर जो है या पब्लिक सेक्टर है, मीन्स जो प्राइवेट इंडस्ट्री होते हैं, फॉर एग्जांपल टाटा, रिलायंस, बजाज। और जो पब्लिक सेक्टर मीन्स जो गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज होती है उसे हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं। तो इस ऐसे जोन के अंदर प्राइवेट सेक्टर की भी इंडस्ट्री होती है, पब्लिक सेक्टर की भी इंडस्ट्री जो है वो डेवलप होती है और उनकी पार्टनरशिप की भी, पब्लिक एंड प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज होती है उनकी पार्टनरशिप में भी ऐसे इंडस्ट्रीज यहाँ पर डेवलप की जाती है। दिस आर मेनली डेवलप टू बूस्ट एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्शन इन द कंट्री। तो इनका मेन पर्पस क्या होता है इस तरह के जोन बनाने का, वो बूस्ट करे एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, यानी कि जो एक्सपोर्ट प्रोडक्शन है जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं अदर कंट्री को, उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए और उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर काम किया जाता है इस तरह के स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर। सच सेज मीन्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन अट्रैक्ट मेनी इंडस्ट्री टू बी सेटअप देयर। तो ऐसे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन रहते हैं वो बहुत सारे इंडस्ट्रीज को जो है वो अट्रैक्ट करते हैं कि वो इस तरह के स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर जो अपनी इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करे। फॉर एग्जांपल सिब्स नियर सेंटा क्रूज। तो मुंबई के अंदर जो सेंटा क्रूज का एरिया है वहाँ पर इस तरह का स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो तैयार हुआ है जिसका नाम है सिब्स। तो जहाँ पर जो एक्सपोर्ट प्रोडक्शन की इंडस्ट्रीज है ज़्यादातर उनका डेवलपमेंट किया गया है और बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो है उस एरिया के अंदर अट्रैक्ट होते हैं, जाकर वो इंडस्ट्री को वहाँ पर इस्टेब्लिश करते हैं इस तरह के स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर। देन लास्ट पॉइंट इज द अदर फैक्टर्स। सो पॉइंट नंबर 1 split location, then point number 2 economies of scale or agglomeration। So point number 1 split location, sometimes the different stages of production are decentralized and production is organized at different places for reducing the transport cost। तो जो split का मतलब ही है उसे वो अलग अलग तरीके से स्प्लिट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं इंडस्ट्रीज के अलग अलग वर्क को, तो स्प्लिट लोकेशन उसे कहा जाता है। तो इसके अंदर जो प्रोडक्शन के जो अलग अलग स्टेजेस रहते हैं या अलग अलग जो पार्ट्स रहते हैं किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, तो उसे वो प्रोडक्शन को डिसेंट्रलाइज कर लेते हैं, यानी कि अलग अलग जो पार्ट रहेगा किसी भी मशीनरीज का या किसी भी गुड का, उसे वो अलग अलग एरिया के अंदर जो है वो तैयार करते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट रहता है वो रिड्यूस होता है। यानी कि एक चीज़ होती है उसके अलग अलग जो पार्ट्स रहते हैं, उसकी बॉडी, उसकी मशीन अलग अलग जगह पर तैयार की जाती है और बाद में एक जगह पर लाके उसे असेंबल किया जाता है। इन मोबाइल इंडस्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज वेरियस पार्ट्स ऑफ कमोडिटी आर मेड इन डिफरेंट एरियाज एंड असेंबल एट वन प्लेस। तो जो मोबाइल इंडस्ट्रीज है, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, उसमें जो वेरियस पार्ट्स रहते हैं उनके, उसे अलग अलग जगह पर तैयार किया जाता है, यानी कि उसकी बॉडी किसी अलग एरिया में तैयार होती है, उसकी मशीन कहीं पर रेडी होती है और बाद में उसे एक जगह पर लाकर ही असेंबल किया जाता है। स्प्लिटिंग ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी एट डिफरेंट प्लेसेस रिड्यूसेस द कॉस्ट। तो इसकी वजह से क्या होता है, लोकेशन स्प्लिट करने की वजह से जो प्रोडक्शन कॉस्ट रहता है कमोडिटी का वो रिड्यूस हो जाता है। नंबर 2 इकोनॉमीज ऑफ स्केल और एग्लोमरेशन। एग्लोमरेशन मीन्स एक जगह पर ही बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो जाना किसी भी एरिया के अंदर, यानी कि एक जगह पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री वहाँ पर पाई जाती है। Availability of various facilities leads to establishment of industries in a region। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहेंगी वहाँ पर
बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री जो है वो उस जगह पर इस्टेब्लिश हो जाती है. बाय यूजिंग द अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज अकॉर्डिंग टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल द रीजन अट्रैक्ट्स मोर इंडस्ट्रीज विद टाइम. तो जैसे जैसे वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं रिसोर्सेज, फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा रहती है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री वहाँ पर अट्रैक्ट होती है और टाइम के साथ साथ ये इंडस्ट्रियल एरिया भी और ज़्यादा डेवलप होते जाता है. कॉन्सिक्वेंटली कॉन्सेंट्रेशन और एग्लोमरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑकर्स इन दिस रीजन, यानी कि एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज का वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, एग्लोमरेशन हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक ही रीजन के अंदर हमें दिखाई देती है. एज ए रिजल्ट ऑफ दिस the above mentioned physical and economic factors have no influence on a location. तो जिन एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाए इंडस्ट्रीज का एंड एग्लोमरेशन हो जाए वहाँ पर इंडस्ट्रीज का, तो जो हमने फिजिकल फैक्टर्स देखे थे, जो नेचुरल फिनोमिना देखे और जो इकोनॉमिक फैक्टर्स देखे हमने इन एरियाज के अंदर, उसका कोई मतलब नहीं रहता. यानी कि अगर वो वहाँ पर मौजूद ना भी हो, फिजिकल फैक्टर फेवरेबल इकोनॉमिक फैक्टर मौजूद ना भी हो, तो इस इकोनॉमीज ऑफ स्केल एग्लोमरेशन ऑफ इंडस्ट्री के अंदर कोई उसका फर्क नहीं पड़ता है. ए स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सच ए रीजन इज दैट इंडस्ट्रीज दैट आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर आर इस्टेब्लिश्ड हियर. तो ऐसे जोन के अंदर, ऐसे एरिया के अंदर एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है. तो इस एरिया के अंदर जो भी इंडस्ट्री डेवलप होती है वो एक दूसरे के लिए वो म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री रहती है, यानी कि एक इंडस्ट्री का जो फाइनल प्रोडक्ट रहता है वो दूसरी इंडस्ट्री के अंदर एज ए रॉ मटेरियल जो है वो यूज़ किया जाता है. तो जिसकी वजह से इंटरडिपेंडेंट यहाँ पर इंडस्ट्री जो है एक दूसरे के ऊपर मौजूद होती है, जो एक दूसरे के प्रोडक्ट को जो है वो यूटिलाइज करते हैं for making a new product. For example, all over the world, places where iron and steel industries were located saw the development of industries which use steel as a raw material. तो जिन एरिया के अंदर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज पाई जाती है, यानी कि माइनिंग करने के बाद उनसे आयरन एंड स्टील वहाँ पर बनाया जाता है, तो ऐसे रीजन के अंदर जो आयरन एंड स्टील के ऊपर डिपेंडेंट इंडस्ट्री रहती है, यानी कि आयरन एंड स्टील का यूज़ एज ए रॉ मटेरियल करती है, ऐसी इंडस्ट्री जो है वो उन एरिया के अंदर डेवलप होती है जो एज ए रॉ मटेरियल आयरन एंड स्टील का यूज़ करती है. फॉर एग्जांपल यूटेंसिल, ऑटोमोबाइल्स, एसेसरीज, लोकोमोटिव्स एक्सेट्रा. तो यानी कि इन सारी इंडस्ट्री के अंदर जो स्टील का यूज़ एज ए रॉ मटेरियल होता है, तो इन एरिया के अंदर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री रहती है और उस पर डिपेंडेंट जो इंडस्ट्री है वो है यूटेंसिल, ऑटोमोबाइल, एसेसरीज एंड लोकोमोटिव मीन्स रेलवे इंजन एंड ट्रेन एक्सेट्रा जो है इन एरिया के अंदर डेवलप होती है. दिस इन टर्न लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, पैकेजिंग इंडस्ट्रीज, रेलवे इंजन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. तो ये सारी इंडस्ट्रीज फिर ऐसे एरिया में डेवलपमेंट होती है उनकी, जहाँ पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज पाई जाती है और ये आयरन एंड स्टील का यूज एज ए रॉ मटेरियल करते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग कार. देन पैकेजिंग इंडस्ट्रीज, रेलवे इंडस्ट्री के अंदर आयरन एंड स्टील का यूज होता है ज़्यादातर इंजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए. ड्यू टू सच एग्लोमरेशन न्यू इंडस्ट्रीज गेट मोर प्रॉफिट एज कंपेयर टू लो इन्वेस्टमेंट ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल. तो जो इन एरियाज के अंदर एग्लोमरेशन होने की वजह से, यानी कि इंटरडिपेंडेंट होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उनका कम हो जाता है, रिड्यूस होता है, और जो न्यू इंडस्ट्रीज रहती है उन्हें भी ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है ऐसे एरिया में होने की वजह से एज कंपेयर टू लो इन्वेस्टमेंट ऐसे एरिया के अंदर उनका कम लगता है और प्रॉफिट उन्हें ज़्यादा मिलता है. So these all are the factor of affecting the location of industry. So thank you.